महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था, दुनिया जीने के लिए खतरनाक जगह है, उन लोगों की वजह से नहीं जो बुरे हैं, बल्कि उन लोगों की वजह से जो इसके बारे में कुछ करते नहीं। नमस्कार, द डीप डाइव में आपका एक बार फिर स्वागत है। नमस्कार। आज हम केरल सरकार के एक बहुत ही खास और जरूरी कार्यक्रम पर बात करने वाले एक्सट्रीम पॉवर्टी इराडिकेशन प्रोग्राम यानी ईपीपी। जी। ये अत्यधिक गरीबी को जड़ से मिटाने का कार्यक्रम है और ये जानना काफी दिलचस्प है कि कैसे एक राज्य, आप कह सकते हैं, गरीबी से लड़ने के अपने तरीकों को लगातार बेहतर बना रहा है। बिल्कुल। आज की हमारी ये जो पूरी चर्चा है ये द हिंदू अखबार में छपे एक लेख पर आधारित है। उसमें केरल के इस मॉडल का काफी गहराई से विश्लेषण किया गया है। हाँ, मैंने भी देखा वो लेख, काफी अच्छा विश्लेषण है। और हाँ, ये विषय उन लोगों के लिए खास तौर पे महत्वपूर्ण है जो यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। मतलब ये मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर्स के लिए तो अहम है ही। हाँ बिल्कुल, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, इन सब से जुड़ता है। सही कहा। और प्रीलिम्स में भी इससे जुड़े सवाल आ सकते हैं। और वैसे भी अगर आप देश दुनिया को बेहतर समझना चाहते हैं तो भी ये जानना जरूरी है। निश्चित रूप से। तो आज हमारा मकसद क्या है? हम समझना चाहते हैं कि केरल आखिर अत्यधिक गरीबी की इस मुश्किल चुनौती से निपट कैसे रहा है। उनका तरीका पहले के कार्यक्रमों से अलग क्यों है और क्या ये सच में दुनिया के लिए एक मिसाल बन सकता है? हम कोशिश करेंगे कि द हिंदू के उस लेख से जो सबसे काम की बातें हैं वो निकाल कर आपके सामने रखें, आसान भाषा में। जी बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं पड़ताल। सबसे पहले थोड़ा केरल के बैकग्राउंड को समझ लेते हैं ना। देखिए, केरल की कहानी गरीबी कम करने के मामले में तो काफी सफल रही है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। अगर हम आंकड़ों को देखें तो 1973-74 के आसपास राज्य में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग करीब 60% थे। 60%? जी, काफी ज्यादा। लेकिन 2011-12 तक ये आंकड़ा घटकर सिर्फ 11.3% रह गया। वाह, मतलब ये बहुत बड़ी कामयाबी है। बहुत बड़ी दशकों की मेहनत का नतीजा है ये। और हाल के आंकड़े तो और भी बेहतर है। नीति आयोग का जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, एमपीआई, हाँ एमपीआई, उसके 2019-21 के सर्वे के हिसाब से केरला में एमपीआई सिर्फ 0.55% था। सोचिए, 100 में से मुश्किल से एक इंसान बहुआयामी गरीबी का शिकार। ये तो राष्ट्रीय औसत से बहुत ही कम है, शायद सबसे कम। बिल्कुल। 2015-16 में ये 0.70% था, उससे भी कम हो गया। तो ये दिखाता है कि राज्य ने स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, इन सब में काफी अच्छा काम किया है। सही बात है। लेकिन यहाँ एक पेंच है। इतनी जबरदस्त प्रगति के बाद भी ये महसूस किया गया कि राज्य में कुछ लोग, कुछ परिवार ऐसे थे जो विकास की इस दौड़ में बहुत पीछे छूट गए थे। उन्हें अत्यधिक गरीबी के द्वीप या आइलैंड्स ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी कहा गया। ये वो लोग थे जिन तक सरकारी मदद या विकास का फायदा वो ठीक से नहीं पहुंच पा रहा था। जी। तो सवाल यही उठता है कि जब राज्य वैसे ही इतना अच्छा कर रहा था तो फिर इन खास तौर पर बेहद गरीब लोगों के लिए एक अलग से कार्यक्रम बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या सामान्य योजनाएं इन तक नहीं पहुंच पा रही थीं? ये सवाल बिल्कुल सही है और यहीं से ईपीईपी की जरूरत महसूस हुई। देखिए, जो पारंपरिक गरीबी हटाने वाले कार्यक्रम होते हैं वो अक्सर आय या कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब खर्च पर फोकस करते हैं। हाँ, बीपीएल लिस्ट वगैरह उसी आधार पर बनती थी पहले। बिल्कुल, उनका एक दायरा होता है। लेकिन कुछ परिवार ऐसे होते हैं जिनकी समस्याएं बहुत गहरी और आप कह सकते हैं कई परतों वाली होती हैं। सिर्फ पैसे की कमी नहीं, अच्छा, बल्कि स्वास्थ्य की गंभीर दिक्कतें, रहने को ठीक ठाक घर ना होना, परिवार में कोई कमाने वाला ना होना, या फिर सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए जरूरी कागजात ही ना होना। ऐसी कई चीजें एक साथ होती हैं। मतलब बहुत सारी मुश्किलें एक साथ। जी हाँ, और जो पारंपरिक कार्यक्रम हैं वो इन जटिल और आपस में उलझी हुई समस्याओं को ठीक से पकड़ नहीं पाते, एड्रेस नहीं कर पाते। ओके। केरल सरकार ने इस बात को समझा। हाँ। उन्होंने महसूस किया कि जो लोग अत्यधिक गरीब हैं उनकी जरूरतें आम गरीब परिवारों से अलग हैं और ज्यादा गंभीर हैं। इसलिए एक सामान्य सबके लिए एक जैसी योजना वाला तरीका वो इन पे काम नहीं करेगा। उन्हें एक ऐसे तरीके की जरूरत थी जो इन खास परिवारों के खास दिक्कतों को समझ सके और उनका हल निकाल सके। यहीं से ईपीपी का विचार आया। तो मतलब जरूरत एक ज्यादा टारगेटेड अप्रोच की थी। बिल्कुल, और यहीं पर केरल ने एक, कह सकते हैं, बिल्कुल नया रास्ता अपनाया। उन्होंने गरीबी को सिर्फ आमदनी के नजरिए से नहीं देखा। अच्छा, फिर कैसे देखा? उन्होंने एक सहभागी प्रक्रिया
पार्टिसिपेटरी प्रोसेस शुरू की, यानी स्थानीय लोगों, पंचायतों, कुटुंबश्री जैसे स्वयं सहायता समूहों, इन सबको शामिल करके ये पता लगाया कि जमीन पर असल में अत्यधिक गरीबी क्या है और किन वजहों से है, कर दिया जाता है। यही इस अप्रोच की खासियत है कि ये समस्या की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करता है। और वो कौन सी गंभीर कमियां थीं जिन पर ध्यान दिया गया? हाँ, तो इस पहचान प्रक्रिया में कई, आप कह सकते हैं, सीवियर डिस्ट्रेस फैक्टर्स यानी गंभीर संकट वाले कारकों को ध्यान में रखा गया। बात सिर्फ कमाई की नहीं थी। ठीक है। देखा गया कि क्या परिवार में कोई गंभीर रूप से बीमार है, कोई विकलांगता है, क्या कोई बुजुर्ग हैं जिनका कोई सहारा नहीं, क्या उनके पास जरूरी सरकारी कागजात जैसे राशन कार्ड, आधार कार्ड, पेंशन के कागज हैं भी या नहीं। ये बहुत बेसिक चीजें हैं। बिल्कुल। क्या उन्हें दोनों वक्त का खाना मिल पा रहा है, क्या उनके पास रहने को छत है, और अगर है तो किस हालत में है, क्या कोई कमाने का जरिया है, पानी, बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं हैं या नहीं, और बच्चों में क्या गंभीर कुपोषण, जिसे सैम कहते हैं, सिवियर एक्यूट मैलन्यूट्रिशन, वैसे मामले हैं। अच्छा, मतलब काफी सारे पहलू देखे गए हैं। जी, और इसके साथ ही उन समुदायों पर भी खास ध्यान दिया गया जो ऐतिहासिक रूप से पिछड़े रहे हैं, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मछुआरा समुदाय, क्योंकि अक्सर इन समुदायों के लोग पीढ़ियों से अभाव झेलते आ रहे होते हैं। हाँ, ये भी जरूरी था। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ और समूह जो समाज में अलग थलग पड़ जाते हैं, जैसे HIV से प्रभावित लोग, अनाथ बच्चे, शहरों में रहने वाले बेहद गरीब लोग और LGBTQIA समुदाय के सदस्य, जिनकी खास मुश्किलों पर अक्सर ध्यान नहीं जाता, उन्हें भी इस पहचान में शामिल किया गया। ये दिखाता है कि कोशिश कितनी समावेशी थी। ये पहचान का तरीका तो वाकई काफी डिटेल्ड और जमीनी लगता है। मतलब सिर्फ ऑफिस में बैठ के लिस्ट नहीं बनाई गई। तो ये हुआ कैसे असल में? जमीन पर किसने ये काम किया और कैसे इन परिवारों को ढूंढा गया? हाँ, ये प्रक्रिया काफी व्यवस्थित थी और जैसा आपने कहा, जमीनी थी। पूरी जिम्मेदारी स्थानीय सरकारों यानी पंचायतों और नगरपालिकाओं को दी गई। अच्छा, लोकल बॉडीज को। जी, लेकिन उन्होंने ये अकेले नहीं किया। केरल का जो मशहूर महिला स्वयं सहायता समूह नेटवर्क है, कुटुंबश्री, हाँ, कुटुंबश्री का नाम तो बहुत सुना है। उसकी वॉलंटियर ने इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई। कुटुंबश्री सिर्फ एक छोटा मोटा समूह नहीं है, ये केरल में लाखों महिलाओं को जोड़ने वाला एक बहुत बड़ा और असरदार नेटवर्क है। उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। तो कुटुंबश्री की महिलाएं, चुने हुए नेता यानी जनप्रतिनिधि, सरकारी अफसर और आम नागरिक, इन सब ने मिलकर टीमें बनाई और घर घर जाकर सर्वे किया। घर घर जाकर? ये तो काफी मेहनत का काम रहा होगा। हाँ, काफी मेहनत का, और आंकड़े देखकर अंदाजा लगता है कि ये काम कितने बड़े पैमाने पर और कितने बारीकी से किया गया होगा। स्रोत बताता है। हाँ, बताइए, क्या आंकड़े हैं? सबसे पहले स्थानीय स्तर पर वार्डों और डिवीजनों में लोगों से ही पूछा गया कि उनके इलाके में कौन से परिवार अत्यधिक गरीब लगते हैं। इसे सहभागी नामांकन कहा गया। पार्टिसिपेटरी नॉमिनेशन। हाँ। अच्छा, लोगों ने ही नाम सुझाए। हाँ, इस तरीके से करीब 1,18,309 परिवारों की शुरुआती लिस्ट बनी। सोचिए, पहचान की शुरुआत ही आम लोगों की भागीदारी से हुई। ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर स्थानीय सरकारों ने इन नामांकनों की जांच की और इनमें से 87,158 परिवारों को आगे की प्रक्रिया के लिए चुना। ओके, मतलब पहली छटनी हुई। जी। इसके बाद इन चुने हुए परिवारों का एक खास मोबाइल ऐप के जरिए डिटेल्ड इंटरव्यू लिया गया। उनकी पूरी स्थिति, उनकी जरूरतें, सब कुछ दर्ज किया गया। इसके आधार पर 73,747 परिवारों की एक प्रायोरिटी लिस्ट बनी। टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हुआ। बिल्कुल, लेकिन काम यही नहीं रुका। इस लिस्ट को फिर ग्राम सभाओं यानी गांवों की आम बैठकों में रखा गया। अच्छा, ग्राम सभा में भी? हाँ, वहां लोगों ने फिर से इस लिस्ट पर चर्चा की, जांच की, और जो परिवार मानकों पर खरे नहीं उतरे, उन्हें हटाया गया। पूरी छानबीन के बाद आखिर में 64,006 ऐसे परिवारों की फाइनल लिस्ट बनी जिन्हें अत्यधिक गरीब माना गया। बाप रे, 1,18,000 से शुरू होके 64,000 तक पहुंचे। मतलब कई लेवल पर जांच हुई और समुदाय को शामिल किया गया। ये वाकई कमाल का है। ये ऊपर से नीचे थोपा गया कार्यक्रम नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि नीचे से ऊपर यानी जमीनी हकीकत के आधार पर बना कार्यक्रम लगता है। और इस तरह की भागीदारी से ये भी सुनिश्चित हुआ होगा कि मदद सही लोगों तक पहुंचे। बिल्कुल सही। यही इसका सबसे मजबूत पक्ष है। और इतनी सटीक पहचान के बाद ही EPP की सबसे अनोखी बात सामने आती है। वो क्या है? वो है हर पहचाने गए परिवार के लिए अलग, उनकी जरूरत के हिसाब से बनाई गई सूक्ष्म योजना।
कस्टमाइज्ड माइक्रो प्लान। अच्छा, मतलब हर परिवार के लिए अलग प्लान। जी हाँ, ये उस पुराने ढर्रे से बिल्कुल अलग है जहां एक ही योजना, वो वन साइज फिट्स ऑल वाली, सबके लिए बना दी जाती है। हाँ हाँ, समझ गई। भले ही किसी को दवाई की जरूरत हो, किसी को घर की और किसी को रोजगार की। यहां ऐसा नहीं था। यहां हर परिवार की समस्या को अलग से समझा गया और उसका अलग हल निकाला गया। ये तो बहुत लॉजिकल लगता है। तो ये प्लान बनते कैसे थे और इनमें होता क्या था? हाँ, तो इस कार्यक्रम को मोटे तौर पर 3 चरणों, 3 फेजेस में बांटा गया, ताकि हर परिवार की फौरी और लंबी दोनों तरह की जरूरतों का ध्यान रखा जा सके। ठीक है। पहला चरण था तत्काल देखभाल योजना, इमीडिएट केयर प्लान। इसका मकसद था सबसे पहले, आप कह सकती हैं, जान बचाने वाली या बेहद जरूरी मदद देना। जैसे अगर किसी के पास खाने को नहीं है तो तुरंत राशन का इंतजाम करना, कोई बीमार है तो फौरन इलाज करवाना, किसी के पास सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी कागजात नहीं हैं, जैसे आधार, बैंक खाता, तो वो बनवाना। मतलब सबसे पहले उनको एक बेसिक सुरक्षा देना। अच्छा, मतलब इमीडिएट रिलीफ। बिल्कुल। फिर दूसरा चरण था मध्यवर्ती योजना, इंटरमीडिएट प्लान। जब तत्काल जरूरतें पूरी हो गई तो फिर ध्यान दिया गया कि उनकी हालत थोड़ी सुधरे और वे धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़े होने की तरफ बढ़ें। इसमें ऐसी मदद शामिल थी जैसे रहने के लिए अस्थायी ठिकाना देना या उनके घर की मरम्मत करवाना, बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम करना, ताकि वे मुश्किल हालात से निकलकर थोड़ा संभल सकें। एक तरह से ट्रांजिशनल सपोर्ट। ओके। और तीसरा चरण? तीसरा और सबसे अहम चरण था दीर्घकालीन योजना, लॉन्ग टर्म प्लान। इसका लक्ष्य था स्थायी समाधान देना, ताकि वे हमेशा के लिए गरीबी के इस जाल से बाहर निकल सकें। अच्छा, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। जी, इसमें शामिल था उन्हें कोई हुनर सिखाना या अपना छोटा मोटा काम शुरू करने में मदद करना, ताकि वे खुद कमा सकें, उनके लिए पक्के घर का इंतजाम करना वगैरह। मतलब उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। ये तो बहुत ही सोच समझ कर बनाया गया स्ट्रक्चर लगता है। इमीडिएट, इंटरमीडिएट और लॉन्ग टर्म। हाँ, और ये सब सिर्फ प्लान बनाकर छोड़ नहीं दिया गया। एक बाकायदा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कंप्यूटर आधारित निगरानी प्रणाली बनाई गई। अच्छा, मॉनिटरिंग के लिए। जी, इससे ये ट्रैक किया जाता था कि हर परिवार के लिए जो प्लान बना है वो समय पर लागू हो रहा है या नहीं, कौन सा विभाग जिम्मेदार है और क्या नतीजे मिल रहे हैं। इससे जवाबदेही भी तय हुई। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये छोटी छोटी योजनाएं सीधे उन खास कमियों को दूर कर रही थीं जो शुरुआती सर्वे में पहचानी गई थी। हाँ, सही बात है। किसी की स्वास्थ्य की समस्या, किसी के घर की, किसी के रोजगार की, हर परिवार की खास जरूरत का खास इलाज। ये सुनने में तो बहुत ही व्यवस्थित और असरदार लगता है। लेकिन जैसा हमने शुरू में बात की थी, केरल में पहले से ही गरीबी कम थी, शिक्षा का स्तर अच्छा था, पंचायतें मजबूत थीं। तो क्या इन पुरानी चीजों ने इस नए कार्यक्रम को सफल बनाने में मदद की? मतलब कौन से ऐसे फैक्टर थे जिनकी वजह से केरल ये कर पाया? हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। कोई भी बड़ा कार्यक्रम वो हवा में सफल नहीं होता, उसके पीछे एक मजबूत नींव होती है। केरल के मामले में कई ऐसी बातें थीं जिन्होंने मदद की। जैसे कि? एक तो ऐतिहासिक सुधार। केरल में बहुत पहले भूमि सुधार हुए थे, जिससे जमीन का बंटवारा थोड़ा बेहतर हुआ। सब तक प्राथमिक शिक्षा पहुंचाने पर बहुत जोर दिया गया, जिससे लोग जागरूक बने। हाँ, साक्षरता दर तो वहाँ हमेशा से ज्यादा रही है। बिल्कुल। वहां की सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी सरकारी राशन की दुकानें बहुत मजबूत हैं, जिसने खाने की सुरक्षा दी। इन सब चीजों ने गरीबी की मार को पहले ही कम कर दिया था। एक बेस पहले से तैयार था। जी। दूसरा, मजबूत स्थानीय सरकारें। केरल ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को बहुत गंभीरता से लिया है। वहां पंचायतों को सच में ताकत और पैसा दिया गया है। अच्छा। वो अपने स्तर पर योजनाएं बना सकती हैं और लागू कर सकती हैं। ईपीएसपी को लागू करने की जिम्मेदारी पंचायतों को ही दी गई थी, जो उनकी क्षमता दिखाता है। ये बहुत जरूरी बात है। और तीसरा, कुटुंबश्री का योगदान। जैसा मैंने पहले कहा, कुटुंबश्री का रोल बहुत बड़ा था। ये सिर्फ एसएचजी नहीं है, ये महिला सशक्तिकरण और सामाजिक बदलाव का एक बड़ा जरिया है केरल में। ईपीएसपी की पहचान प्रक्रिया से लेकर योजनाओं को लागू करवाने तक में कुटुंबश्री नेटवर्क ने जबरदस्त काम किया। उनकी पहुंच हर गांव, हर घर तक है। तो मतलब पहले से मौजूद ये मजबूतियाँ, शिक्षा, स्वास्थ्य, पीडीएस, मजबूत पंचायतें और कुटुंबश्री जैसा नेटवर्क, इन सब ने मिलकर एक ऐसी जमीन तैयार की जिस पर ईपीएसपी जैसा खास कार्यक्रम खड़ा हो सका और सफल हो पाया। बिल्कुल। ये एक अच्छी सीख है कि बड़े बदलाव के लिए पहले से तैयारी
और सही माहौल का होना कितना जरूरी है। तो इस पूरे मॉडल को देखकर स्रोत इसकी सफलता की मुख्य वजह क्या बताता है, या क्या इसे एक परफेक्ट मॉडल कह सकते हैं? देखिए, स्रोत इसे एक बहुत ही सराहनीय और असरदार तरीका मानता है अत्यधिक गरीबी से लड़ने का। इसकी मुख्य ताकत है बहुआयामी गरीबी, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के सिद्धांत को जमीन पर उतारना और स्थानीय सरकारों, मतलब डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस की शक्ति का सही इस्तेमाल करना। अच्छा। ये दिखाता है कि अगर इरादा हो, सही योजना हो और समुदाय का साथ हो, तो सबसे मुश्किल हालात में जी रहे लोगों तक भी पहुंचा जा सकता है और उनकी जिंदगी बदली जा सकती है। ये तो बहुत उम्मीद जगाने वाली बात है। और हाँ, इसमें दुनिया के लिए एक मॉडल बनने की पूरी क्षमता है, खासकर उन जगहों के लिए जहां गरीबी बहुत गहरी और जटिल है। हाँ। ये सिखाता है कि कैसे लोगों की भागीदारी से उनकी जरूरत के हिसाब से योजना बनाकर अच्छे नतीजे पाए जा सकते हैं। लेकिन, और ये एक बड़ा लेकिन है जिसका जिक्र स्रोत भी करता है, वो है स्थिरता का सवाल, सस्टेनेबिलिटी। अच्छा, मतलब ये कामयाबी टिकेगी या नहीं? हाँ, वही। यानी जिन 64,006 परिवारों को इस कार्यक्रम के जरिए अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला गया, क्या वो आगे भी गरीबी रेखा से ऊपर बने रहेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ समय बाद वे फिर से उसी दलदल में फंस जाएं? हाँ, ये चिंता तो जायज है। बिल्कुल। इसके लिए लगातार नजर रखने की जरूरत है। स्रोत कहता है कि केरल में अलग अलग सरकारी विभागों के बीच तालमेल, इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन का जो सिस्टम है, उसमें यह क्षमता है कि वो इन कमजोर परिवारों पर नजर रखें और अगर कोई दिक्कत आने लगे तो शुरू में ही पता लगा ले, अर्ली वार्निंग सिग्नल्स पकड़ ले। ओके, मतलब मौजूदा सिस्टम पर भरोसा जताया गया है। हाँ, एक हद तक। हालांकि यहाँ एक बहस की गुंजाइश है। क्या सिर्फ मौजूदा तालमेल काफी होगा, या इस बड़ी कामयाबी को टिकाऊ बनाने के लिए और ये सुनिश्चित करने के लिए कि ये परिवार दोबारा पीछे न छूट जाएं, एक अलग से समर्पित संस्था या व्यवस्था, एक डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है। एक अलग बॉडी। हाँ, एक ऐसी बॉडी जिसका काम ही यही हो कि वो इन परिवारों की प्रगति पर नजर रखे, जरूरत पड़ने पर फिर से मदद करे और इस पूरे मॉडल को लंबे समय तक सफल बनाए रखे। ये एक अहम सवाल है जिस पर विचार करना होगा। ये स्थिरता वाला मुद्दा वाकई बहुत जरूरी है। किसी कार्यक्रम की सफलता सिर्फ इस बात से नहीं नापी जाती कि उसने कितने लोगों को फौरी राहत दी। सही बात है। बल्कि इससे कि क्या वो बदलाव टिकाऊ है। तो जैसा आपने कहा, एक तरफ मौजूदा सिस्टम पर भरोसा करने की बात है, दूसरी तरफ एक नई समर्पित व्यवस्था बनाने का सुझाव। शायद दोनों के अपने फायदे नुकसान होंगे। जी बिल्कुल। मौजूदा सिस्टम में तालमेल बिठाना एक चुनौती हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। जबकि नई व्यवस्था बनाने में अपना खर्च और जटिलता होगी। ये देखना होगा कि केरल आगे क्या रास्ता चुनता है। पर चाहे जो भी हो, एक बात तो साफ है, इस कार्यक्रम की जो मूल भावना है, यानी लोगों को साथ लेकर उनकी खास जरूरतों को समझकर उनके लिए अलग अलग योजना बनाना, वो बेहद शक्तिशाली है। बिल्कुल। तो इस सबका निचोड़ क्या है? मतलब व्हाट्स द बॉटम लाइन? निचोड़ ये है कि केरल ने कर दिखाया है कि अत्यधिक गरीबी, जो अक्सर सरकारों के लिए एक बड़ी चुनौती बनी रहती है, उसे भी हराया जा सकता है। बस जरूरत है सही नजरिए की, हिम्मत की और लोगों पर भरोसे की। हाँ, और विकेंद्रीकरण की ताकत का सही इस्तेमाल करने की। बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें, केरल का एक्सट्रीम पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम EPEP उन लोगों तक पहुंचने का एक टारगेटेड, भागीदारी वाला और कई चरणों का तरीका है जो विकास की दौड़ में सबसे पीछे रह गए हैं। ये दिखाता है कि संख्या भले ही कम हो, हर इंसान मायने रखता है। सही कहा। कैसे गरीबी को बहुआयामी नजरिए से देखें, कैसे विकेंद्रीकरण और स्थानीय भागीदारी का फायदा उठाएं, जी, और कैसे योजनाओं को लोगों की जरूरत के हिसाब से लचीला बनाएं। जी, ये सब उनके उत्तरों को बेहतर बना सकते हैं। निश्चित रूप से ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है। और जाते जाते आप श्रोताओं के लिए कोई सवाल छोड़ना चाहेंगे? हाँ, एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। केरल ने अत्यधिक गरीबी से लड़ने के लिए ये जो कस्टमाइज्ड यानी जरूरत के हिसाब से योजना बनाने का तरीका अपनाया, क्या इसे हम समाज की दूसरी बड़ी और जटिल समस्याओं पर भी लागू कर सकते हैं? अच्छा सवाल है। जैसे शिक्षा में जो गहरी खाई है अलग अलग वर्गों के बीच, या स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में जो असमानता है, क्या वहां भी लोगों की खास जरूरतों को समझकर उनकी भागीदारी से समाधान निकाले जा सकते हैं? और एक और बात, अगर इस मॉडल को भारत के किसी दूसरे राज्य या दुनिया के किसी और देश में अपनाना हो जहां सामाजिक आर्थिक हालात बिल्कुल अलग हैं, तो उसमें क्या बदलाव, क्या अडेप्टेशंस करने पड़ेंगे? ये वाकई सोचने वाले सवाल हैं। इन पर जरूर गौर कीजिएगा।
हमें उम्मीद है कि केरल के इस अनोखे और महत्वपूर्ण प्रयास पर द हिंदू के लेख पर आधारित हमारी ये चर्चा आपको जानकारीपूर्ण और सोचने पर मजबूर करने वाली लगी होगी। उम्मीद तो यही है। अगर आपके कोई सवाल हैं या आप अपनी राय देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। जी ज़रूर लिखें। और हाँ, अगर आपको ये बातचीत पसंद आई तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी और भी गहन चर्चाओं से जुड़े रह सकें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।